स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे चैनल कंसेप्ट्स ऑफ हिस्ट्री में। आज हम लोग सिविक्स 10th क्लास के सिविक्स का पहला चैप्टर जो पावर शेयरिंग है उसके सेकंड पार्ट को देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन कैसा है। कई बच्चों ने कॉल किया था, मुझे कॉल करके बताया था कि उनका पार्ट 1 छूट गया है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले हिस्से में जाइएगा, वहाँ मैंने इसका लिंक दे दिया है। आप उसके बाद से आप फर्स्ट पार्ट पढ़ लेंगे। इसके बावजूद अगर कोई दिक्कत रहेगा तो मैंने जो टाइम दिया हुआ 8 से 9 के बीच में आप कॉल करके उसको अलग से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आगे आते हैं। इसमें जैसा मैंने कहा था कि इसमें दो देशों का केस स्टडी पढ़ना है पावर शेयरिंग में। एक तो है बेल्जियम का, दूसरा है श्रीलंका का। तो आज हम देखेंगे कि श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन किस तरीके का है। और फिर ये एथनिक कंपोजिशन हमने डिस्कस किया। एथनिक कंपोजिशन का मतलब क्या कि एक सोसाइटी में अलग अलग धर्मों के, अलग अलग कल्चर के लोगों का रहने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। और वो मानते हैं कि हम सब जो हैं एक कॉमन जो हमारे जो पूर्वज हैं उसके हम लोग वंशज हैं, इसीलिए वो अपने आप को दूसरे ग्रुप से अलग कर पाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका का क्या था। एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की जातीय संरचना क्या थी। तो श्रीलंका में जो अगर आप देखें तो श्रीलंका एक छोटा सा देश है और ये मेनली एक आइलैंड है। और अगर इंडिया अगर देखें तो इंडिया के, अगर ये मान लीजिए इंडिया है आपका, तो इंडिया के ठीक यहाँ नीचे में जो है श्रीलंका है। इस श्रीलंका में भी जो है इसकी जो पॉपुलेशन है श्रीलंका की मात्र 2 करोड़ है। भारत के हरियाणा का राज्य के कैपिटल का जो हरियाणा राज्य का जो पॉपुलेशन है उसी के बराबर है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ भी जो एथनिक ग्रुप्स हैं, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स एक साथ यहाँ पे निवास करते हैं। तो श्रीलंका में जो 2 ग्रुप्स मेनली हैं, एक जो 74% जो श्रीलंका की आबादी है वो सिंगला स्पीकर्स हैं। एक लैंग्वेज है सिंगला भाषा, सिंगला भाषा बोलते हैं, सिंगली भाषा बोलते हैं। 74% लोग हैं। और इसको सिंगली स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है उसमें मैक्सिमम जो है वो जिस रिलीजन को मानते हैं वो रिलीजन है बौद्ध धर्म। दूसरा जो ग्रुप्स है 18% जो लोग हैं वहाँ के टोटल जनसंख्या का 18% जो हिस्सा है वो तमिल स्पीकर्स हैं, तमिल लैंग्वेज बोलते हैं वो। और इन लोगों का जो धर्म है उसमें से कुछ बौद्ध हैं, इसमें तमिल जो है तमिल स्पीकर्स हैं। और तमिल स्पीकर्स में कुछ इसमें बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, कुछ इसमें मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग भी हैं इसमें। इन तमिलों की भी 2 कैटेगरी है यहाँ पे। एक तमिल जो है जो मूलतः श्रीलंका के ही हैं, अर्थात उनके बाप दादा परदादा खानदानी रूप से वो चले आ रहे हैं, उनको हम लोग कहते हैं श्रीलंकन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स। और ये 18% जो टोटल तमिल हैं उनमें से 13% जो तमिल्स हैं वो श्रीलंकन तमिल्स कहलाते हैं। अर्थात ये वैसे तमिल हैं, वैसे तमिल भाषा को बोलने वाले लोग हैं जिनका मूल जो है कहाँ पे है, श्रीलंका में ही है। रेस्ट जो तमिल्स है, इसका मतलब जो 5% जो बच गए हैं उनको कहते हैं हम लोग इंडियन ओरिजिन के तमिल्स। इसको हम लोग कहते हैं, या सिंपल इसको कहते हैं इंडियन तमिल्स, इंडियन तमिल्स। और ये कितने हैं, ये टोटल तमिलों का टोटल पॉपुलेशन जो है वो 18%, 18 में 13% जो है श्रीलंकन तमिल्स, जबकि जो रेस्ट हैं इंडियन तमिल्स वो 5% है। या इंडियन तमिल्स टर्म को समझ लेना है कि ये वहाँ कहाँ से पहुँच गए,
तो देश जो है हमारा जब गुलाम था तो अंग्रेज जो है भारत के साथ साथ अन्य देशों को भी जो है गुलाम बना के रखे हुए थे। उनकी कॉलोनीज जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में थी। तो श्रीलंका में जो है चाय की खेती अंग्रेज वहाँ कराते थे और वहाँ पे जो है साउथ इंडिया से कई सारे मजदूरों को जो है जबरन पकड़ के श्रीलंका में ले जाया गया था और वहाँ पे उनको प्लांटेशन करवाया जाता था, चाय की खेती करवाई जाती थी। उसमें से कुछ तमिल जो हैं वहीं श्रीलंका में ही बस गए और फिर वो इंडिया में वापस आए ही नहीं। उनके जो रिलेटिव्स जो हैं वही वहाँ पे आज के डेट में इंडियन तमिल्स कहलाते हैं। क्लियर? श्रीलंका का जो 7% पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियंस का है। वो जो लोग हैं वो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। ठीक। अब अगर आ गया क्वेश्चन कि राइट द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, तो आपको ये सारी बातें आपको बता देनी है। एथनिक कंपोजिशन इस तरह का था उनका। आगे चलते हैं। श्रीलंका जो है वो 1948 में उसको आज़ादी मिली थी। 1948 में इंडिया से 1 साल बाद इंडिपेंडेंस मिला श्रीलंका को। चूंकि 74% यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो सिंघाली लोगों की थी, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सोचा कि हम एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित करते हैं या करेंगे जिसमें हमारा वर्चस्व रहेगा समाज के सभी पोस्ट पे, रिसोर्सेज पे सारे अधिकांश रिसोर्सेज के मालिक हम लोग रहेंगे और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, चाहे वो क्रिश्चियंस हो गए चाहे फिर तमिल्स हो गए, वो उनकी बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। इस तरह का जो पॉलिसी होता है कहीं पे जहाँ पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो अपनी मनमाना करती है, उसको हम लोग मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। हिंदी में इसको बहुसंख्यकवाद कहते हैं। बहुसंख्यकवाद क्वेश्चन पूछता है अक्सर कि मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, बहुसंख्यकवाद क्या है, तो हम बताएंगे। बहुसंख्यकवाद एक नीति है, एक पॉलिसी है जिसमें जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो मेजॉरिटी के हित को ध्यान में रखा जाता है। इसमें माइनॉरिटी के कंसर्न को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो श्रीलंका 1948 में जब आज़ाद हुआ तो सिंघाली लोगों ने जो नीतियां अपनाई, उन्हीं नीतियों को हम लोग मेजोरिटेरियनिज्म के नाम से जानते हैं। श्रीलंका में इसके तहत सबसे पहला कदम क्या उठाया गया कि 1956 में श्रीलंका में एक एक्ट बनाया गया और इस एक्ट के तहत कुछ बातें कही गई जिसने ये साबित कर दिया कि श्रीलंका में जो पॉलिसी होगी वो पूरी की पूरी जो है मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी होगी। सबसे पहला इसके तहत 1956 में जो कानून बनाया उसके तहत कहा गया कि श्रीलंका में जो है एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज होगा और वो जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा वो सिंघाली होगा। सिंघाली जो है वो एकमात्र ऑफिशियल, ऐसा ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। इसका मतलब ये कि तमिल जो भाषा है उस तमिल भाषा को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया और कहा गया कि सिंघाली भाषा में ही जो है तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाएगा। इसका मतलब ये कि राज्य के कामकाज में जो लेटर वगैरह लिखे जाएंगे या जो पत्र व्यवहार होंगे उसमें केवल और केवल सिंघाली लैंग्वेज का ही यूज किया जाएगा, अदर किसी लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाएगा। दूसरा जो इन लोगों ने काम किया, उन्होंने ये कहा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं या फिर जो यूनिवर्सिटी में जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स प्लस जॉब्स इन यूनिवर्सिटीज, जॉब्स इन यूनिवर्सिटीज, इसमें जो है
सिंहली जो स्पीकिंग लोग हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब जिन लोगों को सिंहली भाषा बोलने आती है उन लोगों को सरकारी नौकरियों या फिर विश्वविद्यालयों में सरकार नौकरियों में जो है प्राथमिकता दी जाएगी। सिंपल सी बात है। मतलब ये कि कोई व्यक्ति जो है डॉक्टरेट किया हुआ है और वो सिंहली भाषा बोल रहा है, और एक दूसरा व्यक्ति है जो उसने भी डॉक्टरेट किया हुआ है और वो तमिल भाषा बोल रहा है, तो श्रीलंकन 1956 के एक्ट के तहत किसको नौकरी दी जाएगी? सिंहली स्पीकिंग पर्सन को नौकरी दे दी जाएगी। तीसरा जो काम किया गया इसमें, उसमें कहा गया कि जो बौद्ध धर्म है, इस धर्म को कहा गया कि इस धर्म को पैटर्नाइज करेगा राज्य, मतलब संरक्षण देगा और उसको सपोर्ट देगा। मतलब बौद्ध धर्म के विकास को राज्य जो है अपने खर्च पे बढ़ावा देगा। ये 3 काम यहाँ पे किया गया था 1956 के एक्ट के माध्यम से। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब यह एक्ट पालन किया गया तो तमिल कम्युनिटी में विचार फैल गया कि हमारे साथ जो है जो सिंहली लोगों की सरकार है वो क्या कर रही है? भेदभाव कर रही है। कैसे कर रही है कि यहाँ पे जो है उनको ये महसूस हुआ कि हम कोई भी सरकार जो आ रही है सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों की, वो तमिल भाषा या तमिल कल्चर को लेकर संवेदनशील नहीं है। दूसरी बात ये कि बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण भी उनमें क्या हुआ, एलिनेशन की भावना आने लगी सरकार के प्रति, उनसे जो है अलगाव की भावना आने लगी। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। जब मेजोरिटेरियनिज्म वाली पॉलिसी लाई गई, बहुसंख्यकवाद की जो नीति लाई गई यहाँ पे, तो उससे जो है तमिलों के हित प्रभावित हुए, जिसके कारण तमिल भी जो है आपस में इकट्ठा होने लगे और इन लोगों ने भी सरकार से अलग डिमांड करना शुरू कर दिया। डिमांड्स ऑफ तमिल कम्युनिटी या तमिल्स। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने पहली बात ये कहा कि तमिल को भी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बनाया जाए। ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। हम देखें कि मेजोरिटेरियन तरह क्या किया गया है कि तमिल लैंग्वेज को प्रायोरिटी नहीं दिया गया, तो इन लोगों ने कहा कि तमिल को भी सिंहली के साथ साथ ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। दूसरी बात कहा गया कि जॉब्स में जो है जो नौकरियां दी जा रही है उसमें सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तीसरा डिमांड इन लोगों ने कहा कि हम लोगों को जो है वो क्षेत्रीय स्वायत्तता मिलनी चाहिए, रीजनल ऑटोनॉमी। रीजनल ऑटोनॉमी मतलब ये कि जो जिस एरिया में तमिल लोगों की संख्या ज़्यादा हो, और तमिल लोगों की संख्या अगर आप मैप में दिया हुआ है देखेंगे तो तमिल मेनली जो है श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट साइड में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे। तो इन लोगों ने, इन तमिलों ने ये मांग की कि हम जिन क्षेत्रों में ज़्यादा संख्या में हैं उन क्षेत्रों को केंद्र की जो सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अधीन न रह के हम लोगों को अपना काम करने में स्वतंत्रता प्रदान किया जाना चाहिए। रीजनल ऑटोनॉमी की इन लोगों ने डिमांड किया। जाहिर सी बात है कि दोनों डिमांड्स, दोनों जो कम्युनिटी के जो बातें थी वो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत थी। और ऐसी स्थिति में क्या होगा समाज में? समाज में फिर पूरी संभावना है कि लड़ाई बनेगी ही बनेगी, लड़ाई होगी ही होगी। इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे तमिल जो है आपस में इकट्ठा होने लगे और 1980s तक आते आते उन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज बना ली। कई सारे तमिलों का संगठन यहाँ पर बनने लगा था, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो संगठन था वो था LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। अब ये तमिल इलम क्या है? अब वास्तव में क्या हुआ कि ये जो तमिल लोग थे उन लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि एक साथ रह के हम लोग अपना विकास नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको जो है श्रीलंका के साथ रहना ही नहीं है और हम जो है एक अलग
तमिल राज्य की मांग करते हैं और उसको कहते हैं तमिल इलम। इलम क्या है? वो मद्रासी वर्ड है। इलम का मतलब स्टेट। तमिल इलम, इलम का मतलब स्टेट। इसका डिमांड उन लोगों ने शुरू कर दिया। परिणाम ये हुआ कि श्रीलंका में सिविल वार स्टार्ट हो गया। सिविल वार, ये सिविल वार क्या होता है कि इसमें जो वार होता है वो दो देशों के बीच में नहीं होता है। इसमें जो वार होता है एक देश के अलग अलग ग्रुप्स के लोग ही जो है आपस में जब लड़ने लगे और देश के अंदर अव्यवस्था फैल जाए तो उस तरह के युद्ध को हम लोग गृह युद्ध या सिविल वार कहते हैं। तो 1980 के बाद से जब गृह युद्ध वहां शुरू हो गया तो सिंघाली और तमिलों के बीच जमकर मारकाट हुआ और पूरा देश जो है वो अस्त व्यस्त हो गया। और इस तमिलों का जो मांग था उसका मुख्य सरोकार किससे था? तो ये एलटीटीई से था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ये एक संगठन था और इसका जो हेड था उस व्यक्ति का नाम था ई प्रभाकरन। ई प्रभाकरन वही इसका नेता था और वो इंडियन मूल का ही तमिल था, ये ई प्रभाकरन। और आपको पता होगा कि भारत के एक प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनका मर्डर कर दिया गया था, उनको बॉम्ब से उड़ा दिया गया था। और कहा जाता है, कहा नहीं जाता है बल्कि 100% वो उसको प्रूफ भी मिला है कि उनकी मौत के पीछे इस एलटीटी संगठन का ही हाथ था। रीजन ये था कि राजीव गांधी ने श्रीलंका से एक पैक्ट किया था 1986 में, जिसके तहत उन्होंने वहां शांति स्थापित करने के लिए जो है एलटीटी के खिलाफ इंडियन फोर्स का इस्तेमाल किया था। और इस बात से एलटीटी वाले काफी नाराज थे और नाराजगी का उन्होंने बदला लेने के लिए क्या किया? राजीव गांधी को 1991 में राजीव गांधी को बॉम्ब से उड़ा दिया। राजीव गांधी का देहांत हो गया। ये सिविल वार जब हो फाइनली जो है फिर अंततः क्या हुआ? श्रीलंकाई सरकार जो थी सिंघालियों की, उन लोगों ने जो एक तो इनकी गतिविधियां भी थोड़ी संदिग्ध थी। हिंसा से आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सब चीज का एक तरीका होता है। आप बात कीजिए, वैसे भी डेमोक्रेसी में तो और भी नहीं है हिंसा का कोई स्थान। आप टेबल पे आइए, बात कीजिए, इलेक्शन लड़िए, अपनी बातों को फिर एग्जीक्यूट कीजिए। तो एलटीटी को जो है इंटरनेशनल समर्थन भी नहीं मिला, देश में भी जो है धीरे धीरे इनका प्रभाव जो है घटते चला गया, क्योंकि ये मेनली क्या था, ये लोग मिलिटेंट टाइप के लोग थे, उग्र लोग थे और इन लोगों का हिंसा में बहुत ज़्यादा संलिप्तता था। ये सिविल वार जो है फाइनली श्रीलंका में 2009 में समाप्त हो गया। लेकिन 2009 से पहले जो है इतना ज़्यादा वहाँ पे घमासान हुआ कि वहाँ पे जो है कई सारे लोग तो देश छोड़ के भाग गए, रिफ्यूजी बन गए, कई सारे लोगों का रोजगार छीन गया। तो इस तरह के एक बहुत बुरे दौर से श्रीलंका जो है गुजरा और उसका मेन रीजन क्या था? एक श्रीलंका की पॉलिसी जिसको हम लोग मिलिटरिज्म कहते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए। एक क्वेश्चन लिखिए पहला, enlist any three steps taken by the Sri Lankan government to achieve majoritarianism। श्रीलंकाई सरकार के द्वारा बहुसंख्यकवाद को स्थापित करने के लिए उठाए गए किन्हीं 3 कदमों का वर्णन करें। उठाए गए किन्हीं 3 कदमों का वर्णन करें। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, डिस्क्राइब एनी 3 demands of the Sri Lankan Tamils। Describe any 3 demands of the Sri Lankan Tamils, full stop। How did they struggle for their independence? श्रीलंकाई तमिलों की किन्हीं 3 मांगों का वर्णन करें। इसी में आगे लिखिए, उन्होंने अपना स्वतंत्रता संग्राम किस प्रकार शुरू किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म? व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म? क्वेश्चन मार्क। नेम द कंट्री which has lost its peace due to this. Name the country which has lost its peace, P-E-A-C-E, peace due to this. देखिए बहुसंख्यकवाद क्या है? किस देश में किस नीति के कारण शांति व्यवस्था भंग हुई? अब दो देश का देख लिए हम लोग, एथनिक कंपोजिशन क्या है, दोनों की पॉलिसीज क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि श्रीलंका और श्रीलंका तो देख रहे हैं कि श्रीलंका में ऐसे कदम उठाए गए कि वो पावर चूंकि शेयर नहीं किया गया। अगर मान लो अगर ये जो पावर है, जो सत्ता जो है, वो सत्ता पे कब्जा किसने कर दिया? सिंघाली लोगों ने। अगर उसमें शामिल कर लिया जाता तमिल्स लोगों को भी, तब फिर वो क्या होता कि यहाँ पे श्रीलंका के टूटने का या फिर गृह युद्ध होने का यहाँ पे संभावना समाप्त हो जाता। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि बेल्जियम में भी जो है ये एथनिक कंपोजिशन था, वहाँ भी दो समुदायों के बीच में टेंशन था। तो वहाँ पे क्या किया गया ताकि वहाँ पे स्थिति ठीक हुई या बुरी हुई, अगले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है इसको लिख लीजिएगा, और जो पिछला क्लास जिनका मिस हो गया था वो डिस्क्रिप्शन में इसका जो है डिटेल दिया गया है, लिंक भी दे दिया गया है, उससे जो है आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद भी अगर ना समझ में आए तो 8 से 9 के बीच में कॉल करके मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।